फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स फॉर बैंकर्स। आज हम जेआईबी का जो फर्स्ट पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम इसमें मॉड्यूल ए का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 हमारा क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमें इसमें दे रखा है वो है व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, फाइनेंशियल सिस्टम की क्या बात हो रही है? फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ पे एक टाइप से वो स्ट्रक्चर बोला गया है जिसमें क्या है ना कि जैसे हमारे पास जो किसी सेक्टर्स हैं, जैसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर सरप्लस हो गया है तो उस पर्टिकुलर सेक्टर का सरप्लस को किसी अदर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना जिनको नीड्स है। मान लीजिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस बार बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा हो रहा, तो उसमें सरप्लस हो गया। अब हमारा जो एग्रीकल्चर है या कोई अदर सेक्टर है उसमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हाँ हमारे पास अभी इस बार नहीं हुआ है उतना, तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, वो एक फाइनेंशियल सिस्टम है कि पैसे को फाइनेंस करना, कहीं कहीं इन्वेस्ट करना जिससे सारा यूटिलाइजेशन हो, किसी अदर फर्म का इन्वेस्ट हो जाए जिनका सरप्लस हो, उस चीज़ की बात यहाँ पे हो रही है। एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है ना। अब मैंने एक डायग्राम यहाँ पे ऐसे, मतलब डायग्राम नहीं, मतलब एक छोटा सा वो बनाया ताकि समझ में आए कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि हमारी जो सेविंग हुई, हमारा जो सरप्लस हुआ उसको हम इन्वेस्ट करें और कंजम्पशन कोई दूसरा जो नीडी सेक्टर है वो उसका करे। ठीक है ना, ये चीज़ एक मैंने बस बनाया कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है ना, अब देखिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर ली कि फाइनेंशियल सिस्टम में जो ऐसे ऐसे करता है, लेकिन ये मोबिलाइज कौन करता है? कौन इस जो हमारे पास जो सरप्लस आया वेरियस कैपिटल्स का फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स से इकोनॉमी में, उसको कौन है जो करता है, मोबिलाइज करता है? वो करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे बैंकिंग हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सब मतलब बैंकिंग सेक्टर्स वाले जो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये सब जो है ना इस को मोबिलाइज करते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए ये एक डायग्राम है, ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ये बार पता होना चाहिए। अब ये जो एक डायग्राम है ना हमारा, ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देख रहे हैं आपको पूरा क्लियर? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मतलब इस डायग्राम में आप सोचिए कि इस छोटे से डायग्राम में कम से कम 10-15 टॉपिक इन्वॉल्व है। अब ये क्या है? फाइनेंशियल मार्केट का मैंने यहाँ पे बनाया है। कैसे मार्केट हुआ? जैसे 4 टाइप से मैंने दे रखा है: मनी मार्केट, डेप्थ मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, मैं आपको इस फाइनेंशियल मार्केट पे एक पूरा वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें एक टू लाइन पे मैं आपको सारा समझाऊंगी, क्योंकि अभी मैं यहाँ समझाऊंगी तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा और ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग से समझाऊंगी। बस यहाँ मैं बस ये बता देती हूँ कि मनी मार्केट जो है ना वो शॉर्ट टर्म लैंडिंग बोरिंग आप कर रहे हो तो उसके लिए यूज़ होता है। फॉरेक्स में आप फॉरेन करेंसी, फॉरेन से जो पैसा आ रहा है, फॉरेन आप पैसा भेज रहे हो, ठीक है ना, एक्सचेंज जो आप कर रहे हो करेंसीज के बीच में, उससे रिलेटेड है। और कैपिटल मार्केट और डेप्थ मार्केट जो है ना, ये कॉर्पोरेट मार्केट जो आप सिक्योरिटीज वगैरह कॉर्पोरेट जो इश्यूड करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म हो सकता है, तो उसमें वो सब है। तो मैं आपको समझाऊंगी सारा। ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि कॉल नोटिस, कमर्शियल बिल, टर्म मनी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ नहीं है, 2 लाइन्स हैं कि कॉल में ये होता है कि 1 दिन के लिए दिया जाता है, तो उस टाइप से मैं आपको इसका वीडियो दूंगी नेक्स्ट। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस। मीन्स क्या हुआ कि अब देखिए मैंने पीछे जो फाइनेंशियल मार्केट का डायग्राम दिया था आपको, उसका नीड क्या है? एक्चुअली वही वो जगह है जो मैंने भी आपको फाइनेंशियल सिस्टम बताया था, तो वही वो जगह है जहाँ पे सरप्लस मनी को हम इन्वेस्ट करते हैं। कैसे? मान लीजिए मेरे पास एक सरप्लस आया, कुछ किसी कंपनी ने या गवर्नमेंट ने कुछ सिक्योरिटीज, टी बिल्स या फिर कोई सिक्योरिटीज बॉन्ड्स जारी किया, मतलब अपना निकाला, तो हमारे पास अगर सरप्लस पैसा है तो हम उसको खरीद लेंगे। अब इसमें क्या हुआ, हमारे पास तो हमारा तो इन्वेस्टमेंट हो गया, और जिसने ये बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज निकाले, जिनको पैसे की जरूरत थी, उनके पास वो पैसा पहुंच गया ताकि वो उसको यूटिलाइज कर सके अपने फर्दर जो भी काम है उसके लिए। तो ये जो काम सारा हुआ, ये कहाँ हुआ? फाइनेंशियल मार्केट में हुआ ना, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स होते हैं, तो वहां पे सारा काम हुआ। तो इसीलिए मैंने ये लिखा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फाइनेंशियल मार्केट में प्लेस होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, अब फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना वो 3 उसमें डिवाइडेड होता है। सारा काम अब एक तो कर नहीं सकता, तो उसमें क्या हुआ, पहला जो हमारा वो दे रखा है वो है सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटीज, जो बैंक्स को सुपरवाइज करती है, हैंडल करती है, और भी बहुत से काम होते हैं। तो वो कौन सी होती है? आरबीआई। ठीक है,
अब कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारा सेकंड है जो सेबी है, ठीक है ना। एंड इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर है जिसको IRDA हैंडल करता है, ठीक है ना। मैंने आपको इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी बता दें जो इनका रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं, बाकी मैंने आपको 3 बता दिए, ठीक है। अब देखिए चलिए अब एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं, तीनों की वर्किंग क्या है और उसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं। देखिए इसमें टॉपिक्स जो है ना 1 लाइनर दे रखे हैं सारे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात जरूर नजर रखना क्योंकि 0.50 वाले में जो आपके मार्क्स आते हैं आधे नंबर के, उसमें ये ज़्यादातर फंस जाते हैं 2 या 3 क्वेश्चन आके, क्योंकि इजी बहुत है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आगे जो भी आप पढ़ोगे ना उसमें यही सब टर्म्स यूज होंगे, तो आपको एक बार बिल्कुल ये गो थ्रू होना ही है इससे। चलिए देखते हैं कि सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी में क्या हुआ, क्या करता है ये। फर्स्ट तो इसका जो मेन काम है ना वो है मॉनेटरी कंट्रोल, ठीक है ना। ये मॉनेटरी कंट्रोल करता है कि एक पैसा कहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, ठीक है, हमें फैच कर लेना है, जहाँ कहाँ कम हो गया है, ठीक है, हमें थोड़ा सा लिक्विडिटी मार्केट में लाना है, तो उस टाइम से सारे काम करना, प्रिंटिंग वगैरह सारे काम इसके अंडर में होते हैं, ठीक है। अब सुपरविजन क्या हुआ, सुपरविजन मीन्स हुआ किसके लिए रूल्स बनाता है, किस पे नजरें रखता है, क्या कमांड्स निकालता है, वो सब जो आता है ना वो इसके अंडर में आता है। कौन कौन आते हैं चलिए देखते हैं। पहला है हमारा कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स में कौन आ गया, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक्स वगैरह जो है ना वो कमर्शियल बैंक्स में आ गया। प्राइवेट में ओल्ड प्राइवेट, न्यू प्राइवेट सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। इनको ये सुपरवाइज वगैरह करता है। अब NBFCs दे रखा है, दे आर अलाउड टू रेज deposit from the public and lend to the various instruments including leasing, hire purchase and bill discounting etc. मीन्स ये क्या करते हैं कि जैसे इन्होंने पब्लिक से फंड्स रेज किए डिपॉजिट के थ्रू या वेरियस उसके थ्रू, अगर इन्होंने जो डिपॉजिट लिया उसको ये जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मार्केट में बिल डिस्काउंटिंग करने के लिए सारे काम के लिए यूज करते हैं। बिल डिस्काउंटिंग कहाँ पे होता है कि आपने यहाँ पे इनलैंड कोई बिल ले रखा है, फॉरेन में कोई जो बिल ले रखे हैं, बीजीज वगैरह ले रखे हैं, तो उनको यूज करके मतलब ये डिस्काउंटिंग वगैरह भी करता है, ठीक है। अब थर्ड हमारा जो दे रखा है वो है प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स क्या करता है कि ये डील करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। जैसे आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने खरीद रखी है, कॉर्पोरेट ने खरीद रखी है, तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी होती है इनको बेचना खरीदना कहाँ पे करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम कोई भी जिसने किसी ने सिक्योरिटीज निकाली, बॉन्ड्स निकाले हैं, वो सब प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम सोल्ड होता है, पर उनको रीपर्चेज वगैरह करना ना ये सारा काम सेकेंडरी मार्केट में होता है कि कोई ऑलरेडी सोल्ड है उसको दोबारा से कहीं रीपर्चेज किया जा रहा है, दोबारा से वो करा जा रहा है, वो सारा सेकेंडरी मार्केट में होता है, ठीक है ना। बाकी मैं ब्रीफली समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ये जो फाइनेंशियल मार्केट समझाऊंगी। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, ये हमें प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म्स में जो फंड्स होते हैं ना इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड कराते हैं। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर एक बात रखी है, लेकिन मेन इनका जो होता है वो होता है कि जैसे आपको बहुत टाइम पीरियड के लिए चाहिए, जैसे अभी आपको मान लीजिए कि ठीक है 20 साल 30 साल तक के लिए हमें पीरियड्स के लिए चाहिए लोन, तभी आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना। और केवल लोन की बात नहीं हो रही है, फंड्स भी जो ये देते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे आपका कैसे हुआ, मान लीजिए कोई हाईवे बन रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाद में तो ठीक है आ जाएगा हम पे कर देंगे, लेकिन उस टाइम बनते टाइम बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो बैंकिंग वगैरह इतना रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि इनके पास कस्टमर्स होते हैं, मतलब देने को वो भी देते हैं, पूल करके देते हैं, कंबाइंड करके देते हैं कि 4-6 कोलैबोरेट कर लेते हैं बैंक और दे देते हैं। पर वही चीज़ अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी होता है, वो अकेले भी दे सकते हैं, किसी के साथ मर्ज होकर भी दे सकते हैं, वो चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या होता है, इसमें रूरल क्रेडिट होता है, मतलब में क्या करते हैं, ये रूरल एरियाज के लिए बना था मेनली बैंक, क्योंकि वहाँ पे जैसे छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे, पहले क्या होता था ना कि छोटे गांव में छोटे छोटे एरिया होते थे, तो इन्होंने अपना एक बना लिया, सबने एक के पास पैसा जमा कर दिया, वो उनको थोड़ा सा ब्याज दे देता था, तो उस चीज को फिर हमने कोऑपरेटिव बैंक्स में आगे चल के RBI ने सेट कर दिया था RRB के थ्रू। तो इसी में क्या होता है, जो रूरल एरियाज, अब तो खैर अर्बन में भी है, तो उनमें ये डिपॉजिट करते हैं, उसी डिपॉजिट को यूज करके ये पब्लिक को देते हैं। इसमें जो लिमिट्स होती है ना वो थोड़ी कम होती हैं, इसलिए इसको मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स की जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं उनसे कम होती है कमर्शियल बैंक्स। अब देखिए इस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं ना उसको स्टेट गवर्नमेंट और RBI जो है ना वो कंट्रोल करती है, और अदर्स के अलावा जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स है रूरल एरिया में या सेमी अर्बन वगैरह में सबको जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट, नाबार्ड जो है ना वो हमारा डील करती है या कंट्रोल करती है, ऐसे बोल सकते हो।
अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम है। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम से आता नहीं, तो मैंने इसमें कोई लिखा नहीं है। मेन ये होता है कि जैसे आप पहले चेक जैसे वहाँ बैठे रहते थे एजेंट, उसको करते थे मतलब क्लियर करते थे। अब क्या है ना, एक हमारे पास मशीन होती है, उसके थ्रू स्कैन करके इमेजेस भेज देते हैं बैक ऑफिस में, आरसीसी में जाके वो सारे क्लियर हो जाते हैं चेक। अगर सब कुछ सही होता है, नहीं होता है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब बस वही है कि अब इजी बहुत हो गया है सेटलमेंट होना, चेक्स वगैरह का, पैसों का सेटलमेंट बहुत इजी हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा है हमारा मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेप्थ, मतलब जो गवर्नमेंट के ने डेप्थ ले रखे हैं कहीं पे भी, तो उसको मैनेज करना, कि ऑर्गेनाइज करना कि बहुत ज़्यादा ना हो, कैसे कैसे उसको कम करना, वो चीज़। नेक्स्ट है बैंकर्स टू गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब बैंकर्स टू गवर्नमेंट में क्या है ना, जैसे कि हमने बैंक ने कोई गवर्नमेंट से लोन ले रखा है, बैंक का गवर्नमेंट के साथ कुछ चल रहा है, वो सब इसमें आता है, ठीक है। लैंडर्स टू लास्ट रिसोर्ट्स टू बैंक्स, इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए लिक्विडिटी सपोर्ट चाहिए किसी को, तो उसने क्या किया कि जो आपको फैसिलिटी देता है रीपर्चेज की सिक्योरिटीज के लिए, ठीक है। कैसे, मान लीजिए आपके पास कोई सिक्योरिटीज रखी हैं, आपको चाहिए है कि नहीं मेरे पास पैसा कम पड़ रहा है, मुझे चाहिए, तो आप उसको बेच सकते हो। और मान लीजिए आपके पास पैसा बहुत सरप्लस में हो गया है, आपको सिक्योरिटीज मिल रही है, तो आप उसको रीपर्चेज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और होती है यहाँ पे क्या होता है ना कि रीपर्चेज में एक मैं लाइन और बता देती हूँ, एक चीज़ और होती है यहाँ पर, वो ये होता है कि मान लीजिए आपके पास पैसे की कमी थी, आपने किसी को वो सेल की सिक्योरिटीज, आपने उनको ये बोला कि ठीक है आप ही ले लो, मैं 2 साल बाद या 1 साल बाद आपको जो भी रिपेमेंट अमाउंट है विद मतलब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ मैं आपको पे कर दूंगा, और आपको मुझे ही ये सारा सिक्योरिटीज है ना जो वापस करनी है, बेचनी है, कहीं आप अलग जगह नहीं बेचोगे। तो वो लैंडर्स टू लास्ट रिसोर्ट टू बैंक्स होता है, ठीक है ना, बैंक्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या हुआ, कैश रिजर्व रेशियो में ये रिक्वायर्ड बाय बैंक टू मेंटेन विद आरबीआई, ठीक है ना। मींस क्या होता है, जैसे जो बैंक्स होते हैं ये वो सीआरआर जो है ना वो आरबीआई के साथ मेंटेन करते हैं। कैसे, जैसे आपका नेट डिमांड लायबिलिटीज जो बैंक का बनता है एक पर्टिकुलर पीरियड तक, मतलब क्वार्टर तक या जो भी टाइम पीरियड दे रखा होता है, उसमें जैसे आपका जो भी एनडीटीएल बनता है उसका जो परसेंटेज आरबीआई ने डिस्क्राइब कर रखा होता है, उस परसेंटेज का जो पैसा है ना वो आप आरबीआई के साथ होल्ड करते हो। आरबीआई को उतना तो आपके मतलब लिक्विडिटी रखनी ही रखनी है, आप उसमें कुछ नेगोशिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है कि वही चीज़ें सीआरआर जैसा कि पैसे को आरबीआई के साथ होल्ड करना होता है, बट इसमें एनडीटीएल का जो परसेंटेज होता है वो बैंक के साथ प्रिस्क्राइब सिक्योरिटीज में होता है। मींस आप गोल्ड में रख रहे हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रख रहे हो, मतलब कैश के अलावा कोई भी और अदर फॉर्म में रख रहे हो, तो वो एसएलआर होता है, ठीक है ना। अब जब आरबीआई के साथ जब होल्ड करें, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शायद सेकंड पॉइंट शुरू हो गया है, कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। भी हम सेंट्रल बैंकिंग वाला पढ़ रहे थे, वो अथॉरिटी फिनिश हो गई है जो आरबीआई के अंडर में सब था। अब हम कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी में आ गए हैं, जिसमें सेबी डील करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी बनने हैं, सारा सब कुछ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये क्या करता है कि इक्विटी मार्केट और हमारे डेप्थ मार्केट जो होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, उन सब के लिए रूल्स बनाता है, उनको सुपरवाइज करता है, उनको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं, किस किस को करता है। जैसे हमने अभी आरबीआई के लिए सारे पढ़े थे, सुपरविजन, कमर्शियल बैंक वगैरह, एफआईस। अब इसमें हम इनके भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, एक एक वन लाइन है। पहला है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज आप समझ लीजिए वो एक प्लेस है जहाँ पे जितने भी सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स हैं, वो सब सेल आउट होते हैं, सेल हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज, वो उस जगह को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। अब ब्रोकर्स कौन है, ब्रोकर्स जो है ना वो इंटरमीडियरीज होते हैं। इंटरमीडियरीज किस चीज के लिए, स्टॉक एक्सचेंज में बाय और सेल करने के लिए सिक्योरिटीज को, ठीक है ना। ब्रोकर वो काम करते हैं, जैसे किसी को ठीक है मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरे पास पैसा बहुत है, ठीक है आप लगाओ, मैं आपको पैसे दूंगा, उसका एक थोड़ा सा ये अपना कमीशन लेते हैं, और उसके थ्रू पे जहां उनको लगता है कि यहाँ पैसा ज्यादा है हो रहा है, यहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा, तो वो वहां पे बाय करते हैं। जहां उनको लगता है हाँ मुझे लॉस होने वाला है, वहां पे वो सेल करते हैं। तो ये ब्रोकर का काम होता है, ठीक है ना। अब कुछ लोग खुद से भी करते हैं डील, कुछ लोग ब्रोकर्स के थ्रू करते हैं, तो दोनों चीजें होती हैं। अब थर्ड हमारा जो है वो है इक्विटी एंड डेप्थ रेजर्स, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा है नहीं, तो इसमें क्या करना, मतलब इक्विटी एंड डेप्थ को, मतलब अपना जो आपने खरीद रखा है तो उसको कैसे इनहेंस करें, कैसे बढ़ाएं वो सिक्योरिटीज को, बस वही है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या होता है, ये मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ इश्यूज को टेकअप करते हैं स्टॉक में, ताकि फंड रेज कर सके और मैनेजमेंट हो सके उसका, ठीक है ना। मीन्स क्या हुआ, जैसे देखिए आप ऐसे देखिए,
आप गेटवेज वगैरह यूज करते हो वो मर्चेंट बैंकर्स ही होते हैं। गेटवेज में नहीं आप देखते हो जब आपने कार्ड नंबर डाला तो उसमें लिखा था मर्चेंट बैंकर ऐसे करके, तो वो मतलब इसी टाइप से सारी एक्टिविटीज को लेते हैं। वो तो बैंकिंग के टर्म्स में हो गया। ये सारा काम ये स्टॉक में उसमें भी करते हैं, ठीक है। फंड रेजिंग करते हैं, जब आपने स्टॉक में कहीं पैसा लगाया तो उसको रेज करना, उसको मैनेज करना कि वो बढ़ा रहे और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है ना। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ये जैसे मान लीजिए फॉरेन से कोई पैसा आया, आपको फॉरेन बेस्ड फंड आया, उसको कैपिटल मार्केट से परमिशन के थ्रू ऑथराइज करती है कैपिटल मार्केट, डायरेक्ट नहीं कर सकते, और वो कौन है, सेबी जो है ऑथराइज करती है। फिर ये इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं, इंडियन इक्विटी में लगाते हैं, डेप्थ में लगाते हैं, तो सारा पैसा फिर वहां पे लगाते हैं। मतलब फॉरेन पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, ठीक है। विदाउट ऑथराइजेशन ये हम नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कैपिटल मार्केट रेगुलेटर जो है ना वो ऑथराइज करता है इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब ये है डिपॉजिटरीज, ठीक है ना। डिपॉजिटरीज में क्या हुआ कि हमारे पास जो पैसा आता है ना वो डीमैट के फॉर्म में आता है। मान लीजिए आपने कुछ परचेज किया। एक्चुअली क्या होता है, जब आप दो टाइप के अकाउंट होते हैं, मैं आपको एक बार बताती हूँ। एक डिपॉजिटरी अकाउंट होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। डिपॉजिटरी अकाउंट्स में क्या होता है कि आप जो भी, जैसे आपने ट्रेड किया, ट्रेडिंग का मीन्स हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट जो आपके बनते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज में, वो बाय और सेल करने के लिए होते हैं। जैसे आपने कोई बाय किया तो वो डिपॉजिटरी से निकल के आपका मार्केट में चला जाता है, और आपने सेल किया तो वो आपकी डिपॉजिटरी से निकल के मार्केट में चला जाता है। और जैसे आप कोई बाय करते हो तो फिर वो आपकी, जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया और आपने उसको पूरे दिन में सेल आउट नहीं किया, मतलब वैसे भी डिपॉजिटरी में ही रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप सेल आउट नहीं किया तो वो आपके डिपॉजिटरी में ही रिफ्लेक्ट होगा। डिपॉजिटरी में आपका वो सारा अमाउंट की कितना आपने बना लिया, कितना क्या है, वो सारा रिफ्लेक्ट होता है, पूरी स्टेटमेंट इसकी भी होती है, तो वही होता है। लेकिन डीमैट का मतलब क्या है कि इसमें फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, केवल आपका एक वर्चुअल फॉर्म जो होता है, वर्चुअल एंट्रीज होती हैं वो इसमें रहती हैं सिक्योरिटीज की, ठीक है ना। आपके पास फिजिकल फॉर्म में कोई बॉन्ड नहीं आता है, कोई पेपर नहीं आता है। बस हाँ ये है कि आपने परचेज कर रखा है, आपके पास इसकी पूरी डिटेल्स होंगी, आपके नाम पे होगा, लेकिन कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं होना है, ठीक है। इसको भी कौन ऑर्गेनाइज करता है, सेबी, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स जो आपके होते हैं ना वो ये होते हैं कि जैसे आप, हम नहीं बोलते म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, क्या होता है कि आपके पास पैसा है, आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में आपने सिप बांध ली या कैसे भी करके लगा दिया। वहां से क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस पैसे को, उनको जो लगता है ना कि जो स्टॉक, डेब्ट और अदर सिक्योरिटीज जितनी भी हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ लाइन, मैंने वही लाइन रिपीट की है कि उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उनको लगता है हाँ इस आज इधर से प्रॉफिट होगा, तो उसने उस कंपनी में लगा दिया, उस स्टॉक में लगा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं आज मेरे को इधर से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ रही हैं या किसी कॉर्पोरेट ने सिक्योरिटीज करी हैं, हाँ इस पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं कह रही हूँ कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप एक साथ लगाते हो, सारा पूल का पैसा वो करके कहीं इन्वेस्ट करता है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आप लोगों में सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर नहीं होता है, लॉस होता है, तो फिर तो जो है वो है, ठीक है। फिर रजिस्ट्रार्स, अब रजिस्ट्रार्स क्या होते हैं कि जितने भी क्या होता है ना कि जितने भी शेयर्स एंड डिवेंचर्स वगैरह मार्केट में आप कंपनी निकालती है, कुछ करती है, तो वो पहले रजिस्ट्रार के साथ मेंटेन होते हैं, मतलब एक रजिस्टर्ड होते हैं। एक उनके पास, जैसे बोलने के फॉर्म में, अगर आपको समझाने के फॉर्म में बोलो तो मान लीजिए उनके पास एक रजिस्टर है, उसमें ये लिख लेते हैं कि हाँ ये फलाना कंपनी ये निकाल रही है मार्केट में शेयर्स, ठीक है। अब वो कैसे प्रोसेस हो रहा है, किसको एलोकेट हो रहा है, किसने सब्सक्राइब किया है, वो सारी डिटेल्स भी उनके रजिस्टर में रहती है। मतलब उनके पास एक पूरा डेटा एंट्री टाइप से आप समझ लीजिए कि शेयर्स के मार्केट का जो शेयर्स हैं, डेप्थ है, जितना आपका डिवेंचर्स हैं, उनमें सारी जो उनकी डेटा एंट्री होती है ना, किसने करा, कब करा, कैसे हुआ, किसने लिया, वो सारी एंट्रीज उनके पास रहती है रजिस्ट्रार्स के पास, ठीक है। ये मैंने आपको 3-4 बार ये लाइन स्टार्टिंग में समझा दी है, बोल दी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ क्योंकि लिखा हुआ है। तो 3 रेगुलेटरी अथॉरिटीज आर, कौन कौन से हैं, आरबीआई बैंक्स के लिए होता है, सेबी कैपिटल मार्केट के लिए होता है, आईआरडीए जो होता है वो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए होता है। अब हम अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो हमने 3 फाइनेंशियल उसके सेक्टर्स के 3 थे, उसमें लास्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये इंश्योरेंस बिजनेस जितना इंडिया में है, पेंशन बिजनेस है, उसको डील करते हैं, मतलब उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सब बनाता है, उनको सुपरवाइज करते हैं इंश्योरेंस बिजनेस और पेंशन बिजनेस का, ठीक है। एक लाइन ये लिखी हुई है, मतलब ऐसा पेपर में आता नहीं है, पर मेरे को लगा तो मैंने कहा क्योंकि बताने वाला था तो मैंने बता दिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमसीएक्स जो है ना वो इंडिया की फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज है। बस एक नॉर्मल ऐसे जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है ना। चलिए इसके साथ ही हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हुआ, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का, जेआईबी का जो हमारा फर्स्ट पेपर है। प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।